नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हमें एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, सेंटर ऑफ बायोंसी। लिखिए, एक बार हेडिंग लिखिए, सेंटर ऑफ बायोंसी। सेंटर ऑफ बायोंसी। एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में समझेंगे। द सेंटर ऑफ बायोंसी of the object is located at the center of gravity of the volume of the displaced liquid. Of the volume of the displaced liquid. अब थोड़ा सा सेंटर बायोंसी को डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड में एक बॉडी पार्शली इमर्स्ड है। एज यू कैन सी, यहाँ पे फ्लूइड लिक्विड भरा हुआ है। फाइन। अब इस बॉडी ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया वो इस हिस्से में से लिक्विड डिस्प्लेस किया। इस हिस्से का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे लाई करेगा। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल कॉरस्पॉन्ड टू सेंटर ऑफ बायोंसी। ये किस चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है? उस लिक्विड का जिसे डिस्प्लेस किया गया। अच्छी से समझो, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और होगा। अगर मैं ये पूरी बॉडी लेता हूँ तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। दिस रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, आप इसे इस पॉइंट को C से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इसे आप B से डिनोट कर सकते हो। B रिप्रेजेंट बायोंसी, C रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसा करते हैं, G से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बायोंसी। जस्ट ए मिनट। हाँ जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायोंसी। क्या दोनों डेफिनेशंस, दोनों टर्म्स क्लियर हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जब बात करनी है तो पूरी बॉडी की बात करनी है, पूरी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखनी है। जब सेंटर ऑफ बायोंसी की बात करनी है तब we will talk about center of gravity of the volume of the displaced liquid. Volume of the displaced liquid. क्या ये क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं किसी भी फ्लोटिंग बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो कंडीशन रिक्वायर्ड for a floating body to be in equilibrium. First condition is, number 1, weight of the body should be equal to weight of the liquid displaced. मेरे ख्याल से इस कंडीशन के बारे में तो अभी तक हम बहुत बार बात कर चुके हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी तभी फ्लोट करेगी जब नेट फोर्स बॉडी पे 0 है, यानी कि बॉडी के वेट को अब थ्रस्ट ने बैलेंस कर लिया है। सेकंड कंडीशन जो अभी हम नहीं पढ़ेंगे वो क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड सेंटर ऑफ बायोंसी मस्ट लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। कौन सी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायोंसी मस्ट लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। अगर ऐसा नहीं होता तो बॉडी के ऊपर टॉर्क लगेगा, जो टॉर्क उसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। कंसेप्ट को ऐसे समझते हैं, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां से एक्ट करता है वेट और सेंटर बायोंसी से एक्ट करती है अपथ्रस्ट।
मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लेते हैं, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोंसी एक ही लाइन में है, एक ही वर्टिकल लाइन में है। ये एक ही वर्टिकल लाइन है। यहाँ से ये क्या एक्ट कर रहा है, वेट, और ये ऊपर को क्या एक्ट कर रहा है, अपथ्रस्ट। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है एंड इन दोनों के बीच में कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। यानी कि इस सिचुएशन में U and mg are acting along same line. There is no perpendicular distance between these two forces and hence no torque will act. Therefore body will be in translational as well as in rotational equilibrium. But प्रॉब्लम तब होती है जब ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे एक्ट करें, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है वो अलग अलग हो। समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ बायोंसी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी नीचे की तरफ mg, और बायोंसी की वजह से अपथ्रस्ट u ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, विच विल बी इक्वल टू mg। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ये दोनों फोर्सेस मिलके एक कपल बनाएंगी एंड उस कपल की वजह से टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क इस बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करेगा। जैसे इस एग्जांपल में ये टॉर्क किस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, देख के बताइए। ये इसे इधर से, ये इस तरफ, ये क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस केस में ये इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो कंक्लूजन ये है, अगर किसी बॉडी को, फ्लोटिंग बॉडी को इक्विलिब्रियम में होना है तो दो कंडीशंस जरूरी हैं। फर्स्ट कंडीशन, वेट ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एंड सेकंड कंडीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायोंसी मस्ट लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। बट ये दोनों कंडीशंस सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए हैं, ना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम की अभी हम बात करेंगे कि कौन सी कंडीशन में जो सिस्टम है या फ्लोटिंग बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। चलिए अभी हम बात करेंगे कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। शुरू में हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वेट इज बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट एंड वेट W, G सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बायोंसी B, ठीक है, यहाँ से लग रही है अपथ्रस्ट। इन दोनों की वर्टिकल लाइन सेम है। जो कंडीशन हमने अभी पढ़ी थी उसी को मैंने दोबारा से ड्रॉ किया है। बट अगर इस बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए, एक साइड में टेढ़ा कर दिया जाए, उससे क्या होगा, उससे आपको डायरेक्ट समझ आएगा कि जो सेंटर ऑफ बायोंसी है वो शिफ्ट कर जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है वो चेंज हो रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है। पुरानी शेप कुछ और थी, अभी कुछ और है, जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ बायोंसी है वो थोड़ा इस लाइन पे नहीं रहेगा, वो बल्कि थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है और सेंटर ऑफ बायोंसी ऊपर की तरफ लग रहा है। अब इस सिचुएशन में देखिए, अब फिर से कपल बन गया। ये कपल की वजह से एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। कैसे, हमने बॉडी को इस तरफ घुमाया, बट B और G की वजह से, यानी कि वेट और अपथ्रस्ट की वजह से जो टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यानी कि ये जो टॉर्क है ये जिस तरफ हमने बॉडी को घुमाया उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि ये बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। मीन्स हमने बॉडी को इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया, बट जैसे डिस्टर्ब किया बायोंसी और ग्रेविटी
सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक टॉर्क लगा जो उसे वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह का इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। फाइन, अब इससे उल्टा देखते हैं। उल्टा क्या? मान लीजिए कि इस सिचुएशन में सेंटर ऑफ बायोंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन है वो उल्टी होती। उल्टी मीन्स जो ग्रेविटी है मान लीजिए ऊपर होती और बायोंसी जो है वो नीचे होती। ठीक है, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बनी बट मैंने कोशिश की है कि ये सीधी लाइन में है। अब इसको थोड़ा टिल्ट करते हैं। अब मैं इसे टिल्ट करता हूँ। जब मैं इसे टिल्ट करता हूँ तो अभी देखते हैं क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ थी वहीं रहेगी, बट सेंटर ऑफ बायोंसी अब थोड़ी शिफ्ट कर जाएगी। इस तरफ टिल्ट किया तो अब सेंटर ऑफ बायोंसी किस तरफ चली जाएगी? लिक्विड को इस तरफ घुमाया, सेंटर ऑफ बायोंसी विल शिफ्ट ऑन दिस साइड, जस्ट ए मिनट। सेंटर ऑफ बायोंसी जो है अब इस तरफ चली गई। अब जिसकी वजह से हुआ क्या? एक टॉर्क पैदा हुआ जो बॉडी को इसी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। हमने भी बॉडी को किस तरफ घुमाया था? क्लॉकवाइज। ये देखो हमने इधर घुमाया था क्लॉकवाइज। तो अब ये टॉर्क है उसे किस तरफ घुमा रहा है? फिर से क्लॉकवाइज। तो कंसेप्ट ये है कि इस बार बॉडी वापिस सीधी नहीं होगी बल्कि जिस तरफ हमने टेढ़ा किया है उसी तरफ पलट जाएगी। मीन्स इस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं था। दिस वाज अनस्टेबल। हमने बॉडी को जिस तरफ टिल्ट किया, जिस तरफ रोटेट किया, बॉडी उसी डायरेक्शन में ही रोटेट कर गई। ये पंगा पड़ा क्यों? इन दो सिचुएशंस में केस 1 और केस 2 में फर्क क्या है? फर्क क्या है? लोकेशन ऑफ बायोंसी एंड ग्रेविटी का। पहले केस में बायोंसी ऊपर थी और ग्रेविटी नीचे थी। जब ग्रेविटी नीचे होगी यानी कि ज़्यादा मास, बॉडी का ज़्यादा मास नीचे की तरफ होगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। जब ग्रेविटी ऊपर होगी यानी कि हैवी मास ऊपर की तरफ आएगा तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर जी? तो बेसिकली कोई इक्विलिब्रियम फ्लोटिंग बॉडी के लिए स्टेबल है या अनस्टेबल है, इट इज डिसाइडेड बाय लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ बायोंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमें याद ये रखना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू अचीव स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी। अब बुक्स में एक डेफिनेशन और दी होती है, एक टर्म यूज की होती है मेटा सेंटर। बता देता हूँ, वैसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, लिख लेते हैं मेटा सेंटर। मेटा सेंटर क्या है? मेटा सेंटर क्या है? द पॉइंट at which center of line of center of buoyancy meet original vertical line। मैं जल्दी से समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। इस केस में ये थी न्यू बायोंसी की पोजीशन। अब इस बायोंसी की ये लाइन थी, यहाँ पे मीट की। ये पॉइंट क्या है? मेटा सेंटर। इस केस में बायोंसी यहाँ चली गई। अब इसको पीछे को प्रोड्यूस किया तो मेटा सेंटर यहाँ शिफ्ट कर गया। कंसेप्ट ये है, अगर मेटा सेंटर ऊपर की तरफ आएगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर मेटा सेंटर नीचे की तरफ आएगा तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेटा सेंटर शुड लाई above buoyancy, above center of buoyancy. That's all.